चले। विशेष तौर पर हमने कल बात की थी, सबसे पहले हमने बात की थी कि इसका आशय क्या है कि ये राजनीति है क्या, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स की बात की। उसका मैं रिवीजन पीडीएफ जो पिछली क्लास का ही यहाँ अपलोड करूँगा, यहीं से आपको समझाऊंगा कि पिछली क्लास के अंदर हमने क्या क्या बातें की थी, और फिर से कल के ऊपर आपका एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये रिवीजन क्लास अलग से होती है, 25 मिनट के करीबन ये क्लास अलग से हम लेंगे, रिवीजन की अलग रहेगी। ठीक है, तो रिवीजन में हम बात करें यहाँ पर, तो हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट लगा वो हम बात कर लेते हैं। विविध नाम के अंदर हमने पढ़ा था कि इसको अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, और यहाँ पर इसको दंड नीति भी कहा जाता है, धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, और भी विविध नाम इसके है, शासन नीति भी हो गया। ये सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे। ठीक है, फिर हमने बात किया इसके समय क्रम के बारे में। तो समय क्रम यहाँ बताया गया है कि मुग़ल काल तक चला था, वैदिक काल से लेकर मुग़ल काल तक ये समय क्रम चला था। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो यह है वैदिक काल तक। यह वैदिक काल कहाँ से, जब आर्य आए थे, आर्य से वैदिक काल का विस्तार हुआ और बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, वहाँ से लेकर मुग़ल काल तक इसका विस्तारण है। यहाँ तक इसका विस्तारण है, आप ये कह सकते हैं कि अभी नहीं, तो प्राचीन, ये बात हो रहा है प्राचीन सामाजिक चिंतन का। अब बोलेंगे कि राजनीति की जगह आप सामाजिक वर्ड ले आए, तो भाई सामाजिक, राजनीतिक और ये सब वर्ड एक ही है, पुस्तक का ना दोनों मिलते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक चिंतन, यानी कि प्राचीन भारतीय सामाजिक चिंतन, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। भारतीय राजनीतिक चिंतन और सामाजिक चिंतन, ये दोनों जो है, ये तो पुरातन काल से लेकर आधुनिक काल तक है। जो आज का काल आधुनिक है वहाँ तक है। तो प्राचीन का कोई पूछे तो प्राचीन है वैदिक काल से लेकर मुग़ल काल तक। ठीक है, मुग़ल काल तक। अब देखिए, जब वहाँ पर विश्व में इस विषय में कुछ उल्लेखित नहीं था, इस विषय में कुछ भी उल्लेखित नहीं था, तभी भी आपकी ये जो है, तभी भी हमारी भारतीय प्राचीन राजनीतिक चिंतन है, भारतीय प्राचीन लिख देना पीछे, राजनीतिक चिंतन शिखर पर था, का उल्लेख शिखर पर था, शिखर ज्ञान है, शिखर पर ऊपर था। जब ये नहीं थे, विश्व में कुछ भी उल्लेखित नहीं था, तभी भी हमारा ये शिखर पर था। तो आप समझ सकते हैं अभी वो कितना होगा। ये एक वर्ड यूज़ हुआ यहाँ पर, पाश्चात्य, इस वर्ड की मैं उल्लेखित आगे करूँगा। जैसे पहले यहाँ पर एक बात मैं और कर दूँ, एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन है, पूर्वग्रह। किसी चीज़ को समझने से पहले, किसी चीज़ का उल्लेख करने से पहले उस चीज़ के बारे में विचार कर लेना। यहाँ मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश, इसे हटा देते हैं छोटा। हाँ, तो ये पाश्चात्य वैज्ञानिक जो थे, ये पाश्चात्य वैज्ञानिक, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि साइंस स्टूडेंट हूँ, थोड़ा लग जाता है कि वैज्ञानिक बीच में आ जाता है। तो ये पाश्चात्य दार्शनिक जो थे, ये कहाँ थे, मैंने डिटेल आपको बता दी। ये थे यूनानी थी और यूरोपीय थी, यूनानी और यूरोपीय थी। तो आप कितने ही जानता है यूनान और यूरोपीय कौन से भाग के, विश्व के कौन से भाग के अंदर आते, तो पश्चिमी भाग में आते। कौन से? पश्चिमी भाग, वेस्टर्न। ये वेस्टर्न पार्ट से थे। कौन से पार्ट थे? वेस्टर्न पार्ट से। ठीक है, तो ये वेस्टर्न पार्ट वाले
प्रशासनिक कहलाते हैं, जो पश्चिमी भाग से आने वाले, पूरी डिटेल लिख सकते हैं इसका अर्थ पूरा लिखिए। पश्चिमी भाग से आने वाले यूनानी दार्शनिक, यूरोपीय दार्शनिक लिख सकते हैं, यूनानी दार्शनिक को ही कहा जाता है, इसके नीचे लिख लेता हूँ, कहा जाता है। क्लियर है? चलो, कहा जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। इसमें दो का नाम आता है, डेनिंग और मैक्स मूलर, डेनिंग एंड मैक्स मूलर। ये रिवीजन है, फिर से थोड़ा मैं करा रहा हूँ, 10 मिनट तक चलेगा, ठीक है। अरस्तु प्लेटो ने इस विषय पर अच्छा उल्लेख किया था, विशिष्ट उल्लेख किया था, भारतीय प्राचीन राजनीति तंत्र के ऊपर अच्छा उल्लेख किया था। और समय अनुसार परिस्थितियाँ बदली तो इसे हम क्या कहने लगे कि प्राचीन और स्वार्थिक प्रासंगिक है, ठीक है। ये 2 वर्ड मैंने बताए थे कि ये आप लेखनी में गड़बड़ ना कर दो, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा क्लियर आपको समझाया, लेकिन लेखनी में यहाँ आपके पास गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चले, यहाँ पर क्या है कि लिखा हुआ राजनीतिक स्वार्थिक, अत्यधिक प्राचीन और प्रासंगिक है। तो यहाँ पर एक और लाइन, राजनीतिक तंत्र भारत का उच्च कोटि का है, ठीक है, उच्च कोटि का है। क्लियर है? उच्च कोटि का मतलब ये यूरोप से अधिक पुराना, यूरोप का जो है, यूरोपीय से बहुत ज़्यादा पुराना है भारतीय चिंतन। ये वर्ड किसने कहा था? मैक्सी ने। आगे बता दिया है, फिर से डिवीज़न के तौर पर बता रहा हूँ, मैक्सी ने ये कहा था। देखिए, मैक्सी के अनुसार भारतीय प्राचीन राजनीतिक चिंतन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन से कई वर्षों पुराना है। ये पिछली क्लास का PDF है, ऐसा नहीं कि मैं लिख के लाया हूँ। कौन प्राचीन पूछा जाए तो भारतीय राजनीतिक चिंतन ज़्यादा प्राचीन है यूरोप से, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, भारतीय चिंतन के लिए उत्कृष्ट नमूने क्या है, स्रोत क्या है, तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। भारतीय प्राचीन राजनीतिक तंत्र के मुख्य उत्कृष्ट नमूने और स्रोत कौन है, क्या है? तो वेद है। वेद में कौन याद रख सकते? उपनिषद है, वेद है, उपनिषद है और आपके ग्रंथ है। ये बताया, वो वेद, उपनिषद और ग्रंथ, 3 चीज़ें मुख्य तौर पर है। ये शिलालेख वगैरह वगैरह जो है वो मैंने एक्स्ट्रा में बताया था, शिलालेख वगैरह एक्स्ट्रा में थे, वो एक्स्ट्रा में याद रख सकते हो, ठीक है। तो वेद, पुराण, उपनिषद और ग्रंथ, ये 2 एक्स्ट्रा में याद रख सकते हो। वैसे इससे काम चल जाता है, राइटिंग कर रहे हैं तो जैसे क्वेश्चन आएगा तो फटाक से, या प्रीलिम्स के अंदर तो पहचान ही जाएगा। मैंने एक भूवैज्ञानिक काल की बात की थी। ये आप देख सकते हैं कि धरती के अंदर से, यानी कि भूप्रकृति से कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उन साक्ष्यों से वैदिक काल तक का अध्ययन तो हम कर सकते, थोड़ा कठिन होता है, कर सकते। ज़्यादा ये मुगल कालीन का अध्ययन उस साक्ष्यों के तौर पर हम उन साक्ष्यों से, वो भूप्रकृति के साक्ष्यों से हम उसका कर सकते, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। विविध नाम में हमने महाभारत के अंदर इसके लिए राजधर्म है, आपका अर्थशास्त्र है, धर्मशास्त्र है, रणनीति, पंचतंत्र और शासन, ये सारी चीज़ें मैंने महाभारत के अंदर बात की थी, ठीक है। महाभारत के अंदर इन चीज़ों के बारे में बातें की। प्रोफेसर अल्तेकर के अनुसार जो बातें हैं वो मैंने आपको बताई है, लेकिन इस पर पंचतंत्र आप हटा तो बाकी सारी चीज़ें आ जाती। तो यहाँ पर राजधर्म होगा, इनका राजशास्त्र भी होगा, धर्मशास्त्र होगा, शासन नीति होगी और दंड नीति भी होगी और नीति शास्त्र होगा। इनका उल्लेख किया था प्रोफेसर अल्तेकर, मुझे नाम नहीं था, थोड़ा मिस्टेक हो सकता, तभी कह रहा हूँ मैं, नई शुरुआत है तब थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, बदलाव की आवश्यकता है, मैं पहले बोल दूँ।
मैक्सी, अरस्तु, प्लेटो और प्रोफेसर लस्का और डेनिंग और मैक्समुलर, इन चारों की बातें याद रख सकते हैं। और मैक्सी की बात तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बात। इनका थोड़ा है, इसका तो क्या है कि ना, विविध नाम का उल्लेख किसने किया? विविध नामों का उल्लेख तो ये भाई साहब, तो ये तो याद रखना ही है। अर्थशास्त्र में पहला यहाँ पर टॉपिक जो है, अर्थशास्त्र की ही बात करेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र को विशेष तौर पर एक अच्छे अध्ययन के तौर पर देखा जाता है। अर्थशास्त्र बाद में धीरे धीरे जाकर दंड नीति में बदल जाता है, लेकिन वो अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। चले, इसकी एक पुस्तक है जो कौटिल्य ने लिखी थी। इसके बारे कल बात कर ली कि अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, ना वित्तीय से संबंधित है और ना आर्थिक नियोजन से है। ये सिर्फ राजनीति का एक सदृष्ट विवरण है, यानी इसमें लिख सकते हो तुम शासन नीति का सदृष्ट विवरण। लिख सकते हो अपनी मर्जी, ठीक है। अर्थशास्त्र तो कौटिल्य ने मान्यता दी थी, लेकिन ये जब आगे जाकर दंड नीति का रूप धारण कर लेता है तो कौटिल्य ने, ये तो सबसे अच्छा ग्रंथ कौन सा है? ये है महाभारत अध्ययन करने के लिए। किताब कौन सी अच्छी? अर्थशास्त्र है। व्यक्ति है कौटिल्य। और अर्थशास्त्र के अंदर क्या क्या चीज़ें उसकी डिस्कस हम करेंगे कि अर्थ का विज्ञान है और अर्थ का शास्त्र है, यानी एक तरह से जनता और समाज के मध्य कल्याण का शास्त्र, लोक कल्याण का साधन। तो ये लोक कल्याण का शास्त्र आज भी विशिष्ट है, क्योंकि आज भी जनता और शासन के बीच में लोक कल्याण की बातें होती। कामसूत्र के अंदर इस अर्थ को कहा गया है कि शिक्षा, भूमि और मित्र और घरेलू उपकरण अर्थ का मतलब कहा गया। किस पे? कामसूत्र के अंदर ही कहा गया, ठीक है। अर्थशास्त्र लोक कल्याण और शासन के मध्य शास्त्र है। तो इसमें विरोधक जो अपराधी है उनके लिए सजा देने के लिए दंड नीति का प्रयोग किया जाता है। और दंड नीति जो है वह दंड नीति को किसने? कौटिल्य ने अस्वीकार किया था। सबसे पहले कौटिल्य ने इसको अस्वीकार किया था। क्यों अस्वीकार किया था? तो उसके पीछे ये पॉइंट है। ये तो ये याद रखना, कोई कभी मैं इसमें शासन नीति यूज़ कर सकता हूँ, कभी राजनीति यूज़ सकता हूँ, वही सही है। दंड नीति में क्या है? यदि कोई राजतंत्र किसी प्रकार के दंड को धारण कर ले तो उसे दंड नीति कहा जाता है। वो कहता है कि राजनीति का माध्यम दंड से होकर गुजरेगा। राजनीति का उल्लेख मनु ने किया, दंड नीति का उल्लेख विरोध कौटिल्य ने किया था। कौटिल्य ने कहा कि दंड से केवल भय उत्पन्न होता है, अनैतिक और अस्थायी। अनैतिक और शासन गया तो दंड भी वहीं, दंड का कोई मतलब नहीं रहेगा। कार्य की सत्यता उत्पन्न नहीं होती, इसलिए इन्होंने अस्वीकार किया था। कारण यही है, अस्वीकार का कारण मैंने यही अस्वीकार का कारण है। दो कारण है। पहला कारण है कि दंड से केवल आप डर पैदा कर सकते हैं, भय पैदा कर सकते हैं। वो अनैतिक और अस्थायी भी है, क्योंकि अनैतिक का अर्थ होता है कि व्यक्ति के अंदर वो ईमानदारी और नैतिकता किस वजह से आई है, आई भी है तो वो अस्थायी नैतिकता है। व्यक्ति के अंदर जो अस्थायी नैतिकता आई है वो डर और भय और दंड के भय से आई हुई है। वो ज़्यादा समय स्थायी, टेम्पररी है, टेम्पररी रहेगी, वो स्थायी तौर पर नहीं रहेगी। तो ये भी कौटिल्य ने इसलिए विरोध किया था दंड नीति का। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि कार्य की सजगता नहीं हो पाएगी, लोग ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे डर की वजह से। न्याय व्यवस्था का एक तरह से मजाक बन के रह जाएगा। धीरे धीरे कौटिल्य को भी समझ में आने लगा कि दंड, थोड़ा सा दंड का भी प्रावधान होना चाहिए, लेकिन उस दंड को आप पूरी तरह एक शासन नीति नहीं कह सकते, दंड नीति नाम नहीं दे सकते, उसका अर्थशास्त्र कहिए। तो कौटिल्य यही कहना था, दंड नीति को अर्थशास्त्र कह दीजिए। दंड करना था तो दंड से कानून अच्छा फैसला रहेगी, राज्य कायम रहेगा, और कायम रहेगा दंड और बल का प्रयोग करेंगे तो एक राज्य कायम रहेगा। ये दंड नीति की बात है। दंड नीति की बातें जो है, दंड दंड गया अनैतिक हो जाएगा और भी अनैतिक हो जाएगा, नया शासन आएगा तब अस्थायी तौर पर ये बातें मिले। दंड नीति बल का प्रयोग करके या डर का अभाव में राज्य कभी कायम नहीं हो। इनका कहना है कि
इनका ये कहना है दंड और बल प्रयोग नहीं होगा तो राज्य कायम नहीं होगा, राज्य कायम नहीं होगा। बढ़िया बात है। तो ये बात मनु की कहनी। मनु ने और कहा कि दंड की वजह से लोग अच्छी तरह सो पाते हैं और वहाँ पर न्याय व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। डर नहीं रहता उनके, न्याय व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये कुछ बातें मनु की भी सही है, लेकिन यहाँ पर विशेष तौर पर बातें जो ध्यान रखी गई है वो अपने कौटिल्य भाई साहब की ध्यान रखी गई। ठीक है, यहाँ पर हम कहाँ थे? यहाँ से बढ़ गए थे ना आगे, यहाँ से तो बढ़ गए थे। ये सारी दार्शनिक पढ़ ली थी। डर ही व्यक्ति को आसानी से सोने देता है और वह जुर्म की ओर कम अग्रसर और न्याय की ओर अधिक अग्रसर होता है। अर्थशास्त्र में दंड का, अब देखो फिर धीरे धीरे अर्थशास्त्र के अंदर एक मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा। सबसे पहले इसको कवर कर लेते, फिर अलग एक चीज़ और ऐड करनी है जिसमें आपको एक स्लो के 2-3 वो बात आगे करेंगे। चले, अभी चैप्टर बहुत बाकी है, तो कल का रिवीजन हम चल रहा है थोड़ा सा। अभी रुको, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, यहाँ तो यहाँ पर धीरे धीरे अर्थशास्त्र में भी एक चीज़ आई, कहा गया कि दंड को स्थापना करने का साधन है। अनविक्षा, त्रेता और वर्ता कल्याण का साधन है। अनविक्षा ये वर्ड किसके, ये कौटिल्य कह रहा है। त्रेता और वर्ता ये कल्याण के साधन है। कल्याण के साधन है। ठीक है, 2-3 श्लोक की कल बात की थी। अब नीति शास्त्र पर हम कल लौटे थे, फिर आज भी लौटेंगे। नीति शास्त्र में क्या है कि सही मार्ग दिखाना, अनैतिक, सच्चाई बुराई के बीच का, अच्छाई बुराई के बीच का अंतर हो गया, अच्छाई और बुराई के बीच का अंतर हो गया, अच्छाई और बुराई के बीच का अंतर हो गया। और यहाँ पर के बोला गया कि अनुचित क्या है, उचित क्या है, नैतिक अनैतिक क्या है, और अच्छाई और बुराई के बीच का अंतर नीति शास्त्र कहलाता है। ठीक है, नीति शास्त्र में कई नियम हैं, कई गुणधर्म हैं, कई विशेषताएं हैं। पालन करना होता है, इसको पूरी तरह नहीं कह सकते, पूरी तरह शासन नीति नहीं कह सकते। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो नीति शास्त्र के अंदर अच्छी नहीं है। शुक्राची और कामकंद का जब राज्य था, इसमें शॉर्टकट में शुक्र भी यूज़ करते हैं कई बुक्स में, तो यार कंफ्यूज मत होना, शुक्र भी कहते हैं। नीति शास्त्र की ही साहित्य का संबंधित विषय है, महत्वपूर्णता दी गई उसके शासन के अंदर। इन दोनों के शासन के अंदर नीति शास्त्र को महत्वपूर्णता मिली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, तो दोनों का शासन हमने बात कर ली कि दंडनीति और कामकंद नहीं, इन्हें शासन में दिया। उन्होंने कोई वर्ड अलग यूज नहीं किया, ये यूज किया। अब पचतंत्र की एक छोटी सी मैंने बात लास्ट में कही थी कि संस्थाओं का कथाओं से संबंधित विस्तारण ही पचतंत्र है। संस्थाओं का कथाओं से संबंधित, ये क्या बात है, थोड़ा समझिए। कथावाचक जो है वो राजनीतिक तौर पर समझाए, वो राजनीतिक के ऊपर विचारण करना स्टार्ट, राजनीतिक तंत्र का विचारण करें, कथावाचक जो है वो, तो इसे हम पचतंत्र कहते हैं। चलिए, अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। ये सारी चीज़ें हमने बता दी है जो महत्वपूर्ण थी और नहीं थी। अब इसमें हम पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो रिवीजन क्लास आपको कैसी लगी और आगे बता सकते हैं। इसमें कुछ एड ऑन पॉइंट भी मैंने किए हैं, तो ये पूरा पीडीएफ वापस रिवाइज हो गया। तो कल हम इसमें सेकंड पार्ट ऐड करेंगे। आज इसका
फर्स्ट पार्ट का हमने रिवीजन क्लास भी अपलोड कर दी। कल इसका सेकंड पार्ट की जोरदार क्लास रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी, अटेंड करना ना भूलिए। थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम रहेगा, एक वॉइस का प्रॉब्लम रहता है, एक नॉइज़ का रहता है, वो क्लियर की जाएगी 1-3 दिन के अंदर भीतर। माइक आते ही आपकी ऑर्डर पे है माइक, जैसे आएगा तो ये सारी समस्या क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं सोचा नोट्स ख़राब ना हो, इसलिए पहले से वो कर लेता हूँ, क्योंकि हम ऊपर हेड बार बार करते रिवीजन करते ख़राब हो जाता है। तो सेकंड पार्ट कल देखने को मिलेगा, इसका मैं आगे लिख भी देता हूँ आपके लिए। शासन नीति पार्ट सेकंड। कल इससे आगे हम यहाँ पढ़ना स्टार्ट करें। आज के लिए वही कहना था वो। थैंक यू।